हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और क्लास 11th केमिस्ट्री में आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हुए चैप्टर 3 में प्यारे बच्चों आज हम आपको समझाने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव ने अपने सारणी में किस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित किया, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट समझाएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें और इसके पहले जो भी वीडियोज हैं उसे आप प्लेलिस्ट में विजिट कर लें, प्लेलिस्ट से देखें, कंप्लीट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हर एक टॉपिक को कम समय में कोशिश करता हूं आपको बेहतर समझाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था डोवे राइनर का त्रिक नियम, तीन तीन तत्वों को व्यवस्थित किया। इसके बाद आए न्यूलैंड का अष्टक नियम, यानी न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम पर बोला भाई जिस प्रकार से संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर से समानता रखता है, उसी प्रकार से समान गुण वाले तत्वों को यदि हम एक क्रम में व्यवस्थित कर दें तो हर एक आठवां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है। इस प्रकार से न्यूलैंड का अष्टक नियम था। मेंडलीव ने भाई साहब लोथरमेयर का भी सिद्धांत आया, परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किए, लेकिन इनका सबका सिद्धांत असफल रहा। इसके बाद मेंडलीव आए, बाद में मेंडलीव के बाद भी आधुनिक आवर्त सारणी आता है जो अभी भी प्रचलित है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी भी असफल रहा। कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ कमियां थी जो कि पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकता था। इस कारण से मेंडलीव की आवर्त सारणी भी असफल रहा। लेकिन एग्जाम के तौर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको प्यारे बच्चों, यदि मेंडलीव का आवर्त नियम कुछ भी नहीं पता फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एग्जाम के हिसाब से देखो कि एग्जाम में तो वहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम लिखो, मेंडलीव के प्रमुख सीमाएं कौन सी, दोष कौन सी हैं, ठीक है, या मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्या ज्ञान प्राप्त होता है, किसके सहायता से हम आधुनिक आवर्त सारणी को बना सके, ये सब चीज पता चलता है कि भाई साहब मेंडलीव के ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेंडलीव का आवर्त सारणी पूर्णतः गलत है, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने ये तो दे दिया, फिर कई वर्षों तक ये चलता रहा। बाद में 1913 के लगभग आसपास आधुनिक आवर्त सारणी आया। तो प्यारे बच्चों इतने साल तक मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पर ही सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है और उनके गुणों को समझा जाता था। लेकिन आज अब आधुनिक आवर्त सारणी क्योंकि सरल हो चुका है, तो क्वेश्चन कैसे बनता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है मेंडलीव का आवर्त सारणी या मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। तो जो मेंडलीव ने अपना जो सारणी बनाया था उसमें तत्वों का जो क्रम था वो परमाणु भार के आधार पर था। परमाणु भार के आधार पर इन्होंने अपने सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो इसके लिए हम आवर्त नियम इस प्रकार से याद करेंगे, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम बात करेंगे तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। सन 1879 में रूसी वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीव ने तत्वों व उनसे संबंधित यौगिकों का अध्ययन किया तथा एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी परमाणु भार के आधार पर इन्होंने व्यवस्थित किया। यहां पर आपको इतना ही सीखने को मिलेगा। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रकार से एक सारणी बना लिया हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। वैसे तो मैं आपको भी बुक का सारणी लगाकर आपको समझाऊंगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अब इस सारणी में क्या है थोड़ा आप समझोगे, इसके बाद आपको पूरा पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। जैसे आपको ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये 9, यानी जो ऊर्ध्वाधर खाने हैं वो 9 है, लेकिन अंकन जो किया गया है मतलब अंकित जो किया गया है 1 से 8 तक है। जो लास्ट वाला समूह है इसे शून्य समूह कहा गया और उन्होंने अपने समूह में भाई शून्य समूह की तो खोज ही नहीं होती, तो रिक्त स्थान छोड़ दिया था, बोल दिया था आगामी समय में यहां पर कोई ना कोई तत्व तो आएगा। इसके लिए देखो कितना अच्छा चीज था। आधुनिक आवर्त सारणी जब बना तो वो एक डुप्लीकेट है, 2 कॉपी है। मुख्य रूप से तो हम भी आज भी कह रहे हैं भाई मेंडलीव का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे तत्वों को उन्होंने व्यवस्थित कर दिया था और बहुत चीजें उन्होंने बताया था कि अभी और कुछ तत्वों की खोज की जानी बाकी है, ये तत्व यहां पर आएंगे। और वास्तविक रूप से फिर उत्कृष्ट गैसों की खोज हो गई उसकी सहायता से कि भाई अब जो अन्य तत्व यहां पर आने वाले हैं उत्कृष्ट गैस, तो वो इस परमाणु क्रमांक के आधार पर होंगे, तो उनकी खोज आसान हो गई। ऐसा है प्यारे बच्चों।
तो उन्होंने अपने सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर खाने बनाए, तो 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन जो अंकन है उनका जो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तक इन्होंने अंकन किया और लास्ट वाले ग्रुप को अंकन ही नहीं किया, बोला भाई शून्य समूह है। इसके बाद जब आवर्त की बात करते हैं तो 7 आवर्त रखा उन्होंने। आवर्त यानी जैसे बाएं से दाएं, ये देखो क्षैतिज खाना 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्या है, आवर्त है। तो उन्होंने भाई साहब ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग कहा और जो आपके क्षैतिज खाने ही इस तरीके से क्षैतिज अक्ष को उन्होंने आवर्त कहा। इस प्रकार से यदि हम बात करें कि टोटल कितने ऊर्ध्वाधर खाने हैं तो 9, लेकिन यहां पर जो वर्ग दिया कि 1 से 8 तक वर्ग है, बाकी लास्ट वाला समूह जो है वो 8वां वर्ग नहीं है, वो शून्य समूह है, उसे बाद में खोजा गया। तो जो हम वर्ग की बात करें तो टोटल ऊर्ध्वाधर खाने 9 हैं, जिसमें से 8 वर्ग हैं और एक शून्य समूह है। और मंडलीप के आवर्त सारणी के आधार पर यदि हम आवर्त की बात करते हैं तो 7 आवर्त हैं। अब देखो जो आपका मंडलीप भाई साहब भाई, तो इन्होंने क्या किया था कि 1 से 7 तक के वर्गों को 2 भागों में बांटा था, ए और बी, अलग अलग खंड में बांटा था कि भाई हमारा जो पहला वर्ग है इसमें 2 खंड ए और बी, दूसरा जो वर्ग है इसमें भी 2 खंड है, तीसरा वर्ग है इसमें भी 2 खंड है। मतलब 1 से 7 तक के वर्गों को 2-2 भागों में बांटा था। और फिर आपका जो ये जो 8वां वर्ग था, इस वर्ग में उन्होंने क्या किया, 3-3 तत्वों को एक साथ रख दिया था। तो कुछ कमियां थी। अब देखो किसी भी एक निश्चित स्थान पर 3 तत्वों को एक साथ नहीं रखा जाना था, लेकिन उन्होंने 3-3 तत्वों का समूह बना दिया, ये उनकी कमियां थी, समझे। इसी कारण से बाद में आधुनिक आवर्त सारणी में इन कमियों को दूर किया गया और वो आवर्त सारणी अभी भी आपको है ना दिया जा रहा है पढ़ने को, मतलब आज भी वो यूजफुल है और उसी के आधार पर किसी भी रासायनिक अपक्रिया को समझा जा रहा है। तो अब आप यहां पर समझेंगे इस आवर्त सारणी के है ना आधार पर, ये एक्चुअल में वास्तविक रूप से आवर्त सारणी है और मैंने भाई इसको यूज किया है 10th क्लास की बुक से, क्योंकि जो आपका 11th क्लास में इतना लंबा चौड़ा है कि यहां पर हमारे मोबाइल के कैमरे में आ ही नहीं रहा है, तो समझाने के लिए अभी मैं इस डायग्राम को भी यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों में जो ये डायग्राम बनाए इसमें पूरा तत्व लिखना, परमाणु भार लिखना थोड़ा सा कठिन, इसमें छोटे छोटे हैं जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अब समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं, तो जब आप इसमें काउंट करोगे तो यहाँ पे भी ये जो 10th का बुक है इसमें जो है 8 ही ऊर्ध्वाधर खाने हैं, यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर खाना और ऐड है, तो आप याद करना 11th क्लास के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना, तो टोटल प्यारे बच्चों 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं, ठीक है, जिन्हें वर्ग कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इनके अंकन की बात करते हैं तो शून्य वर्ग को, जो शून्य वर्ग है उसको प्यारे बच्चों अलग से रखा गया, अलग से जोड़ा गया है, इसलिए इसमें हम कहते हैं कि मंडलीप के आवर्त सारणी में टोटल कितने वर्ग हैं, 8 वर्ग हैं, ठीक है। ये चीज आप समझो, वर्ग या समूह में लिखोगे, पूरा विधिवत समझा रहा हूं कि वर्ग में लिखोगे कि मंडलीप के आवर्त सारणी में टोटल 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं, क्या 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं। लेकिन इसमें वर्गों का क्रम देखा जाए तो वर्ग 1 से 9 तक ना होकर 1 से 8 तक ही वर्ग है, देख सकते हो। जो आपका उत्कृष्ट गैस है उन्होंने बता दिया था कि भाई यहां रिक्त स्थान है, उसे बाद में जोड़ा गया, उसमें कोई तत्व ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने अंकन नहीं किया था। इसलिए प्रारंभ में मंडलीप के आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे, बाद में शून्य समूह को जोड़ा गया, बाद में उसकी खोज हुई, इसलिए, ठीक है, क्लियर है। दूसरा नंबर यह था कि भाई जो शून्य समूह को छोड़कर अन्य सभी को, जैसे 1 से 7 तक को 2 भागों में, 2 उपवर्ग जैसे ए और बी 2 उपवर्ग में बांट दिया, यानी 2 भागों में बांटा जिसे उपवर्ग कह दिया ए और बी। इसके बाद हम बात करें कि 8वें वर्ग, जो हमारा 8वां वर्ग है, इनमें 3-3 तत्वों को समूहबद्ध कर दिया। आपको सब कुछ मैं समझाऊंगा, चिंता नहीं करो, ओके। अब जब आवर्त की बात आ जाती है, ये हमारा आवर्त है, मैंने बोला था 7 आवर्त हैं, टोटल 7 आवर्त हैं, 1 2 ऐसा आप काउंट करेंगे, टोटल 7 आवर्त है। उन्होंने क्या किया, जो पहला आपका देख सकते हैं, ये जो पहला है इसमें केवल 2 तत्वों को ही व्यवस्थित किया था। जो पहला आवर्त था इसमें केवल 2 तत्वों को व्यवस्थित किया, इसलिए इस पहले आवर्त को अति लघु यानी बहुत ही छोटा, इसलिए अति लघु आवर्त कहा। पहले आवर्त में केवल 2 तत्वों को, मंडलीप ने पहले आवर्त में केवल 2 तत्वों को रखा, इसलिए अति लघु आवर्त कहा। दूसरे और तीसरे में, ये आपका दूसरा और तीसरा है, दूसरे और तीसरे में 8-8 तत्वों को रखा। मंडलीप ने अपने आवर्त में
दूसरे और तीसरे, दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्वों को रखा। जब 8-8 तत्वों को रखा तो पहले को बोला था अति लघु, अब ये जो दूसरा और तीसरा है इन्हीं लघु आवर्त कहा। क्या बोला? लघु आवर्त। यानी पहला जो आपका आवर्त था वो अति लघु था, दूसरा और तीसरा आवर्त है वो लघु आवर्त है। इसके बाद चौथे और पांचवें की बात करें तो चौथे और पांचवें आवर्त में कुल कितने तत्व रखा? तो 18-18 तत्व रखा और इसे बोल दिया कि ये हमारा दीर्घ आवर्त है। क्या? दीर्घ आवर्त है। इसके बाद आपका छठा आवर्त आता है। छठे आवर्त में 32 तत्व रख दिया था। क्या? 32 तत्व रख दिया था, जिनमें लैंथेनाइट तत्वों को भी सम्मिलित किया था, जिसे हमने दुर्लभ मृदा तत्व या उसे हम दीर्घ आवर्त सारणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अति दीर्घ। भाई हमारा देखो, पहला अति लघु, दूसरा तीसरा लघु और चौथा दीर्घ हो गया, और पांचवा भी दीर्घ, चौथा पांचवा दीर्घ, और जो आपका छठा हो गया फिर बच्चों अति दीर्घ है। जो सातवां आवर्त था बिल्कुल अपूर्ण था, उसमें 19 तत्व ही थे। जब मंडलीफ ने अपने सारणी को प्रस्तुत किया तो सातवें आवर्त को अपूर्ण रखा, क्योंकि केवल उसमें 19 आवर्त थे। ठीक है, बाद में अन्य तत्वों की खोज हुई, बाद में उनको प्रयोगों के आधार पर रखा गया। लेकिन जब मंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी का निर्माण कर रहे थे फिर बच्चों, तो जो आपका सातवां आवर्त था उसमें 19 तत्व थे, बाद में और तत्वों को ऐड किया गया। तो ये कुछ डायग्राम है, इसको आप समझ लिए होंगे, तो बहुत कुछ है, इसी के आधार पर हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो लो भाई साहब, लिखने की भी दिक्कत नहीं होगी, आप अब इस तरीके से लिख भी सकते हो। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को 7 आवर्त में रखा। पहले आवर्त में 2 तत्व जिसे अति लघु आवर्त कहा, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व जिन्हें दीर्घ आवर्त कहा, चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व जिन्हें क्या बोला? दीर्घ आवर्त। ये लघु है, पहला अति लघु, दूसरा तीसरा लघु हो गया, चौथा पांचवा 18-18 दीर्घ हो गया। छठे आवर्त में 32 तत्वों को रखा है ना, जिसे अति दीर्घ कहा, और सातवें आवर्त में प्यारे बच्चों अपूर्ण दीर्घ आवर्त कहते हैं, जिसमें 28 तत्व बाद में हो, पहले 19 ही तत्व थे। समझ रहे हैं? फिर भी कुछ रिक्त स्थान था। इस प्रकार से आपका हो जाता है मेंडलीफ का आवर्त नियम। और इसके बाद वर्ग की बात करें तो वर्ग में प्यारे बच्चों आपको बता ही दिया कि टोटल 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं। कितने? 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं, जिनमें 1 से 9 तक आपका ऊर्ध्वाधर खाना है। लेकिन भाई साहब इसमें अंकन 1 से 8 तक किया गया है। उत्कृष्ट गैसों को शून्य समूह में बाद में जोड़ा गया, इसलिए। फिर आगे आप लिख सकते हो कि 1 से 7 तक को 2 उपवर्गों में बांटा गया, ए और बी, है ना, जिसे ए उपवर्ग और बी उपवर्ग कहते हैं। इसमें पूरा नहीं लिखा है तो आप पूरा लिख लो ना। और आप फिर आगे लिख सकते हो 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आवर्त सारणी इसका कंप्लीट। अब हम एक और इसका सेकेंड लेक्चर लाएंगे कि इसके आवर्त सारणी की विशेषताओं के साथ साथ इसकी कौन कौन सी कमियां थी, जिसको हम फिर बाद में दूर कर दिए और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किए। मतलब हम नहीं भाई साहब, मोसले का भी आधुनिक आवर्त सारणी आएगा तो मोसले जी की है। समझ रहे हैं? मतलब नया आवर्त सारणी जो बना मेंडलीफ का, भाई फिर बाद में अस्तित्व से समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। बेहतर लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।